थिंक स्लैश में आपका स्वागत है। डैनियल कानीमन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। सारांश, अध्याय दो प्रणालियाँ। डैनियल कैनीमैन हमारे विचारों और कार्यों की विशेषताओं को समझाने के लिए एक काल्पनिक रूपक के तौर पर दो प्रणालियाँ प्रस्तुत करते हैं। यहाँ प्रणालियाँ मस्तिष्क के वास्तविक हिस्से नहीं हैं, बल्कि ऐसे चित्रात्मक पात्र हैं जिनमें अलग अलग क्षमताएं और सीमाएं सम्मिलित हैं। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि हमारे मन में दो तरह की सोच तेजी से होने वाली और धीमी विचारशील कैसे एक साथ मौजूद है। प्रणाली एक तेज स्वतः स्फूर्त सोच के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक महिला का चेहरा देखें जिसकी भौहें सिकुड़ी हुई है और मुंह खुला हुआ है, तो एक क्षण से भी कम समय में आप यह पहचान लेते हैं कि वह क्रोधित है। यही कार्य प्रणाली एंग करती है। प्रतिक्रियाएं लगभग बिना किसी प्रयास और अवचेतन नियंत्रण के तुरंत उत्पन्न करती है। प्रणाली दो, दूसरी ओर, धीमी और सावधान सोच से जुड़ी है। मान लीजिए आपको शाप से तक पेचीज का गुणा हल करना है। आप जानते हैं कि ये एक गुना का प्रश्न है और इसे हल कर सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, आपको कागज पर लिखकर या मन ही मन सोचकर समय चाहिए होगा। यही वह स्थिति है जहाँ प्रणाली तो सक्रिय होती है, जहाँ ध्यान और संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है। शब्दों में सुनने पर ऐसा लगता है कि हम अपने निर्णयों को पूरी तरह से प्रणाली दो द्वारा संचालित सचेत मैं के जरिए नियंत्रित करते हैं, पर वास्तविकता में अधिकांश काम प्रणाली एक ही कर देती है। ये प्रणाली टू को लगातार संकेत भेजती है, सीधे तर्क नहीं, बल्कि सहज प्रतिमान, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और पहली छापें। अक्सर ये संकेत पर्याप्त होते हैं क्योंकि हमारी शुरुआती प्रतिक्रियाएं सही साबित होती है। लेकिन प्रणाली एक की बड़ी कमजोरी यह है कि यह व्यवस्थितता, त्रुटियों और पूर्वाग्रहों की शिकार होती है। इसे ओवरराइड करने और तर्क संगत स्वनियंत्रित निर्णय लेने का काम प्रणाली दो का है। जब भी प्रणाली एक के निष्कर्ष गलत होते हैं, इन्हें पहचानना और सुधारना। कैनेमैन इन दोनों प्रणालियों की क्षमताओं में एक गहरा फर्क बताते हैं। केवल प्रणाली तो ही जटिल नियमों का पालन कर सकती है, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं की तुलना कर सकती है और विकल्पों में से सचेत निर्णय ले सकती है। प्रणाली एक केवल साधारण संबंधों को पहचानती है, जैसे वे समान दिखते हैं या बेटा पिता से बहुत ऊंचा है, और एक ही विषय से जुड़ी जानकारी को जोड़ने में तो निपुण है, पर एक साथ कई अलग अलग विषयों पर काम नहीं कर सकती। यही धीमी पर अधिक सटीक प्रणाली दो की विशेषता है। अध्याय दो, ध्यान और प्रयास। हालांकि हमें लगता है कि हमारा हर निर्णय सावधानीपूर्वक लिया जाता है, वास्तविकता में अक्सर स्वतःस्फूर्तता ही हमें चला देती है। विकास के क्रम में तेज प्रतिक्रियाएं हमें खतरों या अवसरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती रहती है और कई जिंदगियां बचाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार किसी चिकनी सड़क पर फिसलने लगे, तो आपकी प्रणाली एक की प्रशिक्षित सहजज्ञता बिना किसी संज्ञानात्मक सोच के पहले ही स्टायरिंग व्हील को मोड़ देती है, इससे पहले कि आप पूरी तरह स्थिति समझ पाएं। हालांकि जटिल परिस्थितियों में केवल त्वरित आवेग पर्याप्त नहीं होते। किसी विचारशील निर्णय के लिए दिमाग को एक साथ कई विचारों को बनाए रखना, उन्हें तुलना करना और विश्लेषित करना पड़ता है, और ये सब मानसिक प्रयास मांगता है। जैसे ही कोई कार्य अधिक ध्यान और संज्ञानात्मक दबाव चाहता है, प्रणाली दो सक्रिय होती है। इसका ध्यान संसाधन सीमित होता है। हम हर बार अतिरिक्त मेहनत नहीं करना चाहते और अक्सर पूर्ण सचेत नियंत्रण में लगाने से कतराते हैं। जैसे ही कार्य में थोड़ी भी अधिक मेहनत लगती दिखे, हमारा मन स्वाभाविक रूप से इस भार से बचने की कोशिश करता है। इसलिए सहज ज्ञान प्रणाली एक और विश्लेषण प्रणाली दो का सम्मिलन हमारे लिए कठिन होता है। कभी कभी हम पहली प्रतिक्रिया पर ही भरोसा कर लेते हैं ताकि अपना दिमाग ज़्यादा जोर से न चलाना पड़े। इस चपलता के कारण बहुत से अवसर और गहन सोच छूट जाती है, लेकिन प्रणाली दो का सक्रिय होना महंगा ध्यान और प्रयास की दृष्टि से होता है, इसलिए हम अक्सर उस पर भरोसा नहीं करते। अध्याय विश्वास और पुष्टि की प्रवृत्ति प्रणाली एक बहुत तेजी से काम करती है, लेकिन अत्यधिक विश्वासशील होती है। यह प्राप्त जानकारी को लगभग बिना जांच परख के स्वीकार कर लेती है, जबकि धीमी प्रणाली तो अधिक समीक्षात्मक होती है। यह संदेह करती है, जांचती है
और त्रुटियों की खोज करती है। समस्या यह है कि प्रणाली तो अक्सर व्यस्त होती है, उस पर लोड अधिक होता है या वो बस हस्तक्षेप करने में आलसी हो जाती है। नतीजतन जब हमें कोई राय बनानी होती है या कोई पूर्वानुमान करना होता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से कार्यप्रणाली एक ही संभाल लेती है। अपनी सभी सरलीकरणों के साथ स्वाभाविक रूप से सहजज्ञ प्रणाली है की सोच संगठित एसोसिएटिव होती है। ये नई जानकारी को पहले से परिचित इमेजरी से जोड़ देती है। इसलिए प्रणाली एक किसी परिकल्पना की जांच एक वैज्ञानिक की तरह नहीं करती जो उस परिकल्पना को खंडित करने की कोशिश करता है, बल्कि विपरीत रूप से उस मान्यता की पुष्टि खोजती है जिसमें वो पहले से विश्वास करती है। मनोवैज्ञानिक इस प्रभाव को पुष्टि प्रवृत्ति कन्फरेंशन बायस कहते हैं। तेज सहज ज्ञान बिना आलोचना के उन सूचनाओं को स्वीकार कर लेता है जो पहले से बनी धारणाओं के अनुकूल होती है और विरोधाभासों को अनदेखा कर देता है। इसके अलावा प्रणाली एज चमकीले अस सामान्य घटनाओं की संभावना को बढ़ा चढ़ाकर आंकती है। जो नाटकीय और डरावना होता है वह आसानी से याद रह जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो और अधिक पार होता है। यदि आप किसी से पूछें कि कैलिफोर्निया में सुनामी का खतरा कितना बड़ा है, तो कई लोग उसकी संभावना को अधिक आंकेंगे, क्योंकि उनके मन में टीवी पर देखी गई भयानक लहरों की तीव्र छवियां तुरंत उभर आएंगी। दिमाग के लिए ठंडी सूखी आंकड़ों को संतुलित रूप से आंकना कठिन हो जाता है जब हमारी आंतरिक दृष्टि में भयावह चित्र तैर रहे हो। सहज ज्ञान ये नहीं समझ पाता कि समाचार एजेंसियां दुर्लभ घटनाओं का चयन करके उन्हें हमारी स्मृति के लिए और अधिक सुलभ क्यों बनाती है। अध्याय सामान्यता का आकलन। हमारा तेज दिमाग ये लगातार तय करता रहता है कि हमारे लिए सामान्य क्या है। प्रणाली एक बिना किसी प्रयास के एक साथ घटित होने वाली घटनाओं, परिस्थितियों और परिणामों को जोड़कर एक स्थिर तर्क प्रदान करती है। इसे हम नॉर्म कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम वर्तमान को समझते और भविष्य की आशा करते हैं। अगर कोई घटना हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप होती है तो हम चकित नहीं होते, लेकिन कोई भी विचलन तुरंत हमारी चेतना में खटक जाता है। फिर भी कभी कभी हमारा दिमाग उस छल को महसूस नहीं करता। यदि स्थिति संपूर्ण रूप से परिचित लग रही हो, एक मशहूर जालसाजी भरा प्रश्न है, मूसा ने जहाज में हर प्रजाति के कितने जानवर ले गए? इसमें सत्य तो यह है कि जहाज में जानवर नोआ ने रखे थे, मूसा ने नहीं, लेकिन दोनों नाम बाइबल की कहानियों से परिचित है। इसलिए प्रणाली उन प्रश्न को तर्कसंगत मानकर त्रुटि को पकड़ नहीं पाती। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जानकारी को परिचित फ्रेमवर्क में फिट कर लेना वस्तुनिष्ठ समझ में बाधा डाल सकती है। यदि कोई नया तथ्य सामान्य छवि में ठीक ठाक बैठ जाता है तो हम गलतियां या छल को कसर अनदेखा कर देते हैं। प्रणाली एक छोटी असंगतियों को मटियाने की कोशिश करती है ताकि कथा की अखंडता बनी रहे, और कभी कभी यही हमें गुमराह कर देता है। अध्याय 5 सहजता, मूड और अंतर्ज्ञान। जब किसी जानकारी को समझना आसान लगता है तो हम उस पर अधिक विश्वास करते हैं। कैनेमन बताते हैं कि अच्छी भावनाएं और संज्ञानात्मक सहजता कॉग्निटिव ईज अक्सर साथ साथ आती है। अच्छे मूड में मनुष्य अधिक रचनात्मक और विश्वासशील होता है और अंतर्ज्ञान प्रणाली वन पर अधिक निर्भर रहता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सकारात्मक भावनाएं आलोचनात्मक सोच को ढीला कर देती है। अच्छे मूड में हमारा ध्यान और सतर्कता कम हो जाती है। हमारा दिमाग अक्सर इस जाल में फंस जाता है। अगर कुछ पढ़ने में आसान लगे या सुनने में सुखद हो तो हमें लगता है कि वो सच और महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत अगर विचार जटिल भाषा में लिखा हो या स्पष्ट फॉन्ट में हो तो हमें अनायास ही लगता है कि यह प्रयास के योग्य नहीं है। ऐसे रवैये से गलतियां होती है। सहजता हमें तसल्ली देती है, लेकिन महत्वपूर्ण विचारों को अनदेखा करवा सकती है। उदाहरण के लिए, कोई निवेशक किसी संभावित व्यापार योजना को इसलिए ठुकरा सकता है कि वह छोटे और घिसे पिटे फॉन्ट में लिखी गई हो और उसे एहसास हो जाए कि जो पढ़ने में कठिन है वह शायद बेकार हो। इस प्रकार अच्छा मूड और सहजता अंतर्ज्ञान का प्रभाव बढ़ाते हैं, लेकिन विश्लेषणात्मक सतर्कता घटा देते हैं।
और हम आलोचनात्मक आकलन की बजाय सुखद अनुभूति पर भरोसा करके महत्वपूर्ण निर्णय चूक जाते हैं। अध्याय शल कारण और आकस्मिकता मानव स्वभावतः हर घटना के पीछे कोई कारण तलाशने को प्रेरित होता है। हमें स्वीकार कर पाना कठिन लगता है कि कुछ चीजें सिर्फ उसी तरह हुई है, बिना किसी छिपी शैली के। हर बात का तर्कसंगत निष्क रिश निकालने की लालसा हमें वहां भी कथाएं बुनने पर मजबूर कर देती है जहां कोई वास्तविक पैटर्न नहीं होता। प्रणाली एक को कहानी पसंद है। जैसे ही उसे किसी क्रम चिन्ह का संकेत मिलता है, वह रटना शुरू कर देती है और अवचेतन रूप से कहानी बनाए रखती है। वास्तव में कई घटनाएं सचमुच आकस्मिक होती हैं। कैनेमन दर्शाते हैं कि सचमुच यादृच्छिक घटनाएं भी अप्राकृतिक दिखाई दे सकती है। यदि कोई असामान्य क्रम दिखे तो हमारा मस्तिष्क उसे समझाने के लिए किसी गुप्त कारण को खोज लेता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन पर बमबारी के नक्शे में कुछ पड़ोस सुरक्षित रह गए तो लोग मान बैठे कि वहां जर्मन जासूसी सुरंगें होंगी। असलियत में बमबारी पूरी तरह यादृच्छिक थी, लेकिन हमारी लालची प्रणाली एक किसी छुपे कारण के बिना संतुष्ट नहीं होती। कारणहीनता को स्वीकार न कर पाना हमें एक प्रकार के संयोजन सूचक मानसिक रोगी के ही तरह बना देता है, जो संयोगों में भी कोई न कोई षड्यंत्र देखना चाहता है। निश्चित ही हर आकस्मिक संगति निरर्थक नहीं होती, लेकिन कैनेमन चेतावनी देते हैं कि कभी-कभी हम बहुत पक्के दावे कर बैठते हैं कि हमने पैटर्न पहचान लिया, जबकि वह केवल संभाव्यता का खेल होता है। अध्याय 7 छोटे नमूनों का नियम हमारा दिमाग आदतन थोड़े से आंकड़ों के आधार पर विस्तार से निष्कर्ष निकालने को सहज मानता है। इस प्रवृत्ति को कैनेमन छोटे नमूनों का नियम लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स कहते हैं। हम गलतफहमी में न्यूनतम उदाहरणों को भी संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधि समझ बैठते हैं, किंतु असल में छोटे नमूने अप्रत्याशित विचलनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और बिना ध्यान दिए हम इन्हें स्थिर मान लेते हैं। इस जाल में न फंसने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि उतने ही उदाहरणों पर बड़े दावे न कर दे। उदाहरणतः, यदि किसी फिल्म स्टूडियो ने नए निदेशक के आने के बाद लगातार 3 ब्लॉकबस्टर दी, तो यह साबित करने के लिए 3 फिल्में अपर्याप्त नमूना है कि निदेशक का हाथ गर्म है। फिर भी मन छोटी सफलता की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर सुनता है। इसी तरह जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति को मोटे चश्मा और किताबें थामे देखते हैं, तो पुस्तक प्रेमी होने का निर्णय तुरंत ले लेते हैं, भले ही उस लघु नमूने में असल आबादी का अनुपात बिल्कुल विपरीत हो, पर हमारा दिमाग इसे तर्कसंगत मान लेता है। बेसरेट आवृत्तियों, बेस रेट्स की अवहेलना, यानी संपूर्ण जनसंख्या में किसी घटना की वास्तविक बारंबारिता ना देखकर अक्सर यादृच्छिक नमूनों से अनुमानों पर विश्वास करना, यहाँ प्रमुख भूमिका निभाती है। अध्याय 8 एंकर प्रभाव जब हमें किसी संख्या या मूल्य का आकलन करना होता है, तो पूर्व में प्रस्तुत किसी संदर्भ संख्या एंकर से हमारा अनुमान बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कैनेमन इसे एंकर प्रभाव, एंकर इन इफेक्ट कहते हैं। आप जैसे ही कोई पूर्वानुमान सुनते हैं, चाहे वो गलत हो, वह एंकर बन जाता है और आपका अपना मूल्यांकन उसी के निकट झुकता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मकान अति उच्च कीमत पर लिस्ट किया गया है, तो खरीदार चाहे जितनी कोशिश करे, अंततः उसे भी वह उच्च मूल्य मानने में दिक्कत होती है। उसकी बोलियां उस लिस्टिंग प्राइस के पास पास ही घूमती है, चाहे वह उदासीन रहने की कोशिश करे। किंतु कैनेमन एक चतुर उपाय सुझाते हैं। जब विपरीत पक्ष कोई अस्वीकार्य अतिशय एंकर लगाता है, तो मूल्य पर बहस में फंसने की बजाय बातचीत रोक दे, या यदि आप इन शर्तों पर ही अड़े रहेंगे तो मुझे निकता। हम अक्सर यह निर्णय लेते हैं कि कोई घटना कितनी बार घटती होगी, ये देखकर कि हम उसे कितना आसानी से याद कर सकते हैं। कैनेमन इसे उपलब्धता ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जो उदाहरण तुरंत दिमाग में आते हैं, वह अधिक सामान्य या अधिक महत्वपूर्ण महसूस होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक रूप से तीव्र यादें सबसे अधिक उपलब्ध होती है, इसलिए हम अपने पास हुई घटनाओं को दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य या व्यापक मान बैठते हैं। यदि आपने कभी सड़क दुर्घटना का तीव्र अनुभव किया है, तो इसके अत्यधिक दुर्लभ होने पर भी आपको ऐसा लगेगा कि दुर्घटनाएं बहुत बार होती है।
इसी तरह दहेज हत्या या विमान दुर्घटना की खबरें चौंका देने वाली होती है और बार बार रिपीट होने के कारण प्रणाली एक इन है आम खतरों से कहीं अधिक बड़ा आंकती है। कैनेमन ने उपलब्धता कैस्केड की भी बात की, जिसमें मामूली खबरें मीडिया के जरिए बार बार उछाली बाती है और सार्वजनिक चिंता को तेजी से बढ़ा देती है। आतंकवादी घटनाएं, जो असल में अपेक्षाकृत कम होती है, टीवी और इंटरनेट की तीव्र कवरेज की वजह से असाधारण रूप से खतरनाक दिखाई देती है। हमारी प्रणाली एक भयावह छवियों को त्वरित स्वीकार्यता देती है, जिससे हम जोखिम के आकलन में अतिशयोक्ति कर जाते हैं। इन सभी विकृतियों का मूल कारण यह है कि प्रणाली दो या तो आलसी होती है या इतनी व्यस्त होती है कि वह गहन जांच नहीं कर पाती। बिना सचेत समीक्षा के हम सहज ज्ञान के पहले प्रभावों को सच्चाई मान लेते हैं। अध्याय 10। समझ की भ्रांति और पूर्वदर्शन। हमें अक्सर अपने अतीत को समझने में अत्यधिक आत्मविश्वास होता है। जैसे ही कोई घटना घट जाती है, हम उसे जाने माने कारण से जोड़कर एक सरल तर्क संगत कहानी बना लेते हैं। कैनेमन इसे समझ की भ्रांति, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। हम सोचते हैं, हाँ, अब बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा होना था, और उसी आत्म जागरूकता के आधार पर भविष्यवाणी करने का मन बना लेते हैं। वास्तव में दुनिया बहुत जटिल है और घटनाएं अक्सर यादृच्छिक होती हैं। फीचर बैंक के संकट 2008 के बाद जिन लोगों ने कहा, मैं जानता था कि यह जरूरी था, वे कभी नहीं कहेंगे मैंने सोचा था कि इसका मकसद हो सकता है, बल्कि वे जानना जैसा शब्द प्रयोग करते हैं, जो पूरकता से परे आत्मधोखा है। हमारी स्मृति हमें यह विश्वास कराती है कि हमने अतीत को पहले से सही समझा था। इसके अलावा पूर्वदर्शन भ्रम, हाइंडसाइट बायस, यह है कि हम अपनी पूर्वानुमान क्षमताओं को अधिक आंकते हैं, क्योंकि हमें भूल जाता है कि जब घटना ना घटित हुई थी तब वह कितनी अप्रत्याशित थी। जैसे ही परिणाम सामने आता है, अतीत अचानक तर्क संगत लगता है। यह मैं कहता था का भ्रम हमें भविष्य के प्रति असतर्क रूप से आत्मविश्वासी बना देता है। कैनेमन चेतावनी देते हैं कि हमें अपनी अज्ञातता को स्वीकार करना चाहिए और अतीत की व्याख्याओं को सरल कथाओं का निर्माण न समझें। संसार अक्सर अप्रत्याशित होता है और वास्तविकता का पूर्वानुमान इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। अध्याय 1000। विशेषज्ञों का ये भ्रम। एक और क्षेत्र जहां अत्यधिक आत्मविश्वास भ्रम पैदा करता है, वह है विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां। किसी घटना के घटने के बाद हर विश्लेषक आराम से समझा सकता है कि यह इसीलिए हुआ, पर भविष्यवाणी करना, विशेषकर दीर्घकालीन, अपेक्षाकृत असंभव होता है। भले ही विशेषज्ञ ही क्यों ना हो, फिर भी विशेषज्ञ अक्सर अपनी क्षमता से अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। कैनेमन ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक फिलिप टेटलॉक के काम का हवाला दिया, जिन्होंने लगभग 300 राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषज्ञों से उनके क्षेत्र और उससे परे की घटनाओं के लिए भविष्यवाणियां करवाई। परिणाम खेदजनक रहे। औसतन 20 शज्ञों ने यथार्थ का अनुमान एक तरफा सिक्का उछालने जितनी ही सटीकता से किया। कैनेमन ये स्पष्ट करते हैं कि यह विशेषज्ञों की नासमझी नहीं है, बल्कि विश्व जटिल एवं अनिश्चित है, अतः गलतियां अपरिहार्य है। फिर भी जब कोई विशेषज्ञ बहुत निश्चित होकर बोलता है, हम उसे अनौपचारिक तर्क मान बैठते हैं, जिससे हम स्वयं को धोखा दे लेते हैं। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि विशेषज्ञ की आत्मविश्वास पर आंकड़ों के साथ ही कानूनी दृष्टिकोण से भी सवाल करें, न कि सिर्फ शब्दों पर भरोसा करें। अध्याय 12। अंतर्ज्ञान और सूत्र। यदि अंतर्ज्ञान इतनी भीषण रूप से अविश्वसनीय है, तो निर्णय लेने और पूर्वानुमान के लिए हम क्या इस्तेमाल करें? कैनेमन सुझाव देते हैं कि जहां संभव हो, सांख्यिकीय फॉर्मूले या चेकलिस्ट का सहारा लें। कई बार एक सरल मॉडल विशेषज्ञों के सहज ज्ञान से बेहतर प्रदर्शन करता है। उदाहरण के लिए, प्रिंसटन के अर्थशास्त्र ई ऑर्ली एशन फिल्टर में वाइन की कीमतों के पूर्वानुमान हेतु एक गणितीय सूत्र विकसित किया। इसने अंगूर की किस्म, वाइन की उम्र तथा 3 मौसमीय चरगर्मियों का औसत तापमान, फसल के समय वर्षा, पिछली सर्दियों की वर्षा को इनपुट के रूप में लिया। परिणाम चौंकाने वाले थे।
पूर्वानुमान और वास्तविक कीमतों के बीच 90% से अधिक सहसंबंध प्राप्त हुआ। सूत्र निरंतर, निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित होता है। एक ही मॉडल सभी पर समान रूप से लागू होता है। फिर भी मनुष्य एल्गोरिथम विरोधी, एल्गोरिथम एवर्जन के शिकार हो जाते हैं। उनसे अधिक उत्साहित होते हैं जिन्हें कोई जीवंत व्यक्ति ने बनाएगा। ये मनोवैज्ञानिक रुकावट हमें डेटा संचालित तरीके अपनाने से रोकती है। कैनेमन स्वीकार करते हैं कि कुछ सीमित परिस्थितियों में, जहां व्यक्ति को तत्काल प्रतिक्रिया की नियमित प्रतिक्रिया मिलती है, जैसे चिकित्सक उनकी मीटर पर मरीज की भाषा वे न्यास से मूड पढ़ लेते हैं, अंतर्ज्ञान सहायक हो सकता है। परंतु एकल दीर्घकालीन या जटिल भविष्यवाणियों में सूत्र भारी पड़ता है। अतः जब हमारी समस्या के लिए पर्याप्त सांख्यिकीय डाटा मौजूद हो, तब सरल फॉर्मूला अथवा चेकलिस्ट पर भरोसा करना बुद्धिमानी है। अध्याय तेलार। आशावादी फिर भी इतनी सारी भूल चूकों के बावजूद कई लोग निर्भीकता से आगे बढ़ते रहते हैं। एक कारण है जन्मजात आशावाद। आशावादी लोगों में जोखिमों को कम आंकने और संभावित सकारात्मक नतीजों पर ज़्यादा ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वाभाविक आत्मविश्वास उन्हें नई पहल शुरू करने की हिम्मत देता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। हालांकि अत्यधिक आशावाद के दुष्परिणाम भी है। आशावादी लोग सफलताओं को अपने कौशल का श्रेय दे देते हैं, पर असफलताओं को बाहरी परिस्थितियों के पास झूठा ठान लेते हैं। इससे औचक आत्मविश्लेषण बाधित होता है। वे अपनी गलतियां नहीं सीख पाते। इसके अलावा आशावाद योजनाबद्ध त्रुटि, प्लानिंग फैलेसी को जन्म देता है। हम दायरे, समय सीमा और संसाधनों का हमेशा कम अनुमान लगाते हैं और नतीजों की संभावना को ज़्यादा आंकते हैं। कैनेमन खुद एक शैक्षिक पुस्तक के निर्माण में शामिल थे, जहां टीम ने अनुमान लगाया कि परियोजना 2 साल में पूरी हो जाएगी, जबकि ऐसी कोई भी परियोजना 7 से 10 वर्ष में पूरी होती थी। सौभाग्य से वास्तविकता ने द्रुत गति से शिक्षा दी, पर इस अनुभव ने उन्हें दिखाया कि बाहरी आंकड़ों, बेसिक रेट्स को नज़रअंदाज कर देना कितना खतरनाक हो सकता है। बिना आशावाद के हम बड़े जोखिम नहीं उठाते, पर संतुलन जरूरी है। निर्णय लेते समय व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ और तथ्यात्मक डाटा के साथ अपने आंतरिक विश्वास का मेल बनाए रखें, ताकि उत्साह कामयाबी के द्वार खोले, लेकिन मूर्खता के छलावे में न धकेले। अध्याय 14। उपयोगिता और दृष्टिकोण सी। सिद्धांत अर्थशास्त्र की पारंपरिक उपयोगिता सिद्धांत की नींव दानिएल बर्नौली ने 18वीं सदी में रखी थी। इसकी धारा कहती है कि लोग अपनी समृद्धि धन में होने वाले बदलावों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे आपके पास धन बढ़ता है, प्रत्येक अतिरिक्त डॉलर की आपको खुशी कम देता है। इसलिए अमीर लोग औसतन जोखिम लेने में कंजूसी दिखाते हैं। बर्नौली ने माना कि व्यक्ति अपनी अपेक्षित उपयोगिता, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की गणना करके ही किसी जोखिमपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करता है। लेकिन कैनेमन और उनके साथी अमोस टवर्स्की ने पाया कि वास्तविक व्यवहार इस सरल मॉडल से अलग है। मुख्य त्रुटि बर्नौली के सिद्धांत की ये है कि इसमें आरंभिक बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, शामिल नहीं है। लोग परिणामों को दिखती सीधी धनराशि के बजाय उस प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष आंकते हैं, और साथ ही हानि से घृणा, लॉस अवर्जन की प्रवृत्ति होती है। बराबर की धनराशि खोने पर जो पीड़ा होती है, उतनी ही राशि जीतने पर उतनी प्रसन्नता नहीं होती। इन मनोवैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखकर कैनेमन और टवर्स्की ने दृष्टिकोण सिद्धांत, प्रोस्पेक्ट थियरी, विकसित किया। इसमें निम्नलिखित मुख्य बिंदु है। सापेक्ष मूल्यांकन। हम जीत हार को हमेशा अपने मौजूदा स्तर से जोड़कर देखते हैं, न कि शून्य से शुरू करते हैं। हानि से घृणा, एक ही राशि वाली हानि पर पीड़ा उस राशि वाली जीत पर खुशी से करीब दोगुनी अधिक होती है। विकृति, असममिति, मूल्यांकन वक्र, वैल्यू फंक्शन हानियों के क्षेत्र में तेजी से नीचे गिरता है, जबकि लाभ के क्षेत्र में उतनी तेजी से ऊपर नहीं चढ़ता। उदाहरणतः, यदि आपके पास दिस्तास 100 थे और आप दिस्तास 100 खो देते हैं, तो यह अनुभव आपको काफ़ी निराश करेगा। पर यदि आपके पास दिस्तास 100 थे और आप दिस्तास 100 जीत लेते हैं, तो खुशी उतनी तीव्र नहीं होगी। इसी वजह से दृष्टिकोण सिद्ध।
सिद्धांत पारंपरिक उपयोगिता मॉडल से व्यवहार की बेहतर व्याख्या देता है। अध्याय बनाता जोखिम के चार परिदृश्य कैनेमन और टवर्स्की ने निर्णय लेने में मनुष्य के व्यवहार को समझाने के लिए एक चार कोशिकीय मॉडल फोर्ड पैटर्न प्रस्तुत किया। ये मॉडल लाभ हानि और उच्च निम्न संभावना के संयोजन से बनने वाले चार परिदृश्यों को दर्शाता है। उच्च संभावना में लाभ उदाहरण 95% संभावना से 10,000 जीतना। लोग यहाँ निर्जीव विकल्प चुनते हैं। वे जोखिम नहीं उठाकर तय तय डेढ़ी गारंटीड राशि लेना पसंद करते हैं, भले वो थोड़ी कम ही क्यों न हो। ये बर्नौली के घटती उपयोगिता के सिद्धांत के अनुरूप है। जब जीत लगभग सुनिश्चित हो तो जोखिम लेने का मन नहीं करता। निम्न संभावना में लाभ उदाहरण 5% संभावना से 10,000 जीतना। यहाँ लोग बढ़ चढ़कर जोखिम लेते हैं, भले मौका कम क्यों न हो। ये लॉटरी जैसी परिस्थितियों में अक्सर देखने को मिलता है, जहाँ कम से कम मौका भी बड़ी धनराशि जीतने का मादा बन जाता है। निम्न संभावना में हानि उदाहरण 5 से संभावना से 10,000 खोना। लोग इस स्थिति में जोखिम से बचते हैं। वे हानि की छोटी सी आशंका को मिटाने के लिए उससे अधिक राशि अदा कर जाते हैं, जैसे बीमा प्रीमियम। भय को दूर करने के लिए वे यथार्थ हानि से भी अधिक भुगतान करना तैयार हो जाते हैं। उच्च संभावना में हानि उदाहरण 95% संभावना से दाज होजर जरूर खोना। इस परिदृश्य में लोग फिर जोखिम लेने की ओर भागते हैं। जब नुकसान लगभग तय दिखे तो वे बाएं हाथ में रखो और नथिंग की हठधर्मी चाल चलते हैं, आशा जताते हैं कि जोखिम उठाकर दुर्भाग्य टल सकता है, पर अक्सर इससे स्थिति और बिगड़ जाती है। इन चार कोशिकाओं से स्पष्ट होता है कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति एकरूप नहीं रहती, बल्कि परिणाम का प्रकार, लाभ या हानि और संभावना दोनों मिलकर मनोवैज्ञानिक प्राथमिकताओं को आकार देते हैं। अक्सर हमारा ऐतिहासिक अनुभव या सांख्यिकीय गणना इन भावनात्मक तौल तौल टिप्पणियों से फमक जाता है, जिसके चलते व्यवहार परमाणु रैशनल नहीं रहता। अध्याय शेलास पछतावा निर्णय लेने के बाद जो भावना हमें सताती है वह है पछतावा, रेगलेट। यह तब होती है जब हमें एहसास हो कि हमने कुछ अलग किया होता तो बुरा परिणाम टल सकता था। दिलचस्प बात यह है कि पछतावे की तीव्रता केवल परिणाम की गंभीरता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस संदर्भ पर भी कि हमने निर्णय कैसे लिया। उदाहरण देखें, श्री ब्राउन आमतौर पर कभी स्टॉपेज पर यात्रियों को नहीं बैठाते, पर एक दिन उन्होंने किया। दुर्भाग्यवश उनसे लूट हो गई। श्री स्मिथ इसके विपरीत हमेशा यात्रियों को उठाते रहे और पिछली बार भी उन्होंने वही किया और उन्हें भी लूट का सामना करना पड़ा। दोनों के ही वित्तीय हानि बराबर थी, पर श्री ब्राउन को ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी रोजमर्रा की आदत से हटकर एक जोखिम उठाया और हार का सामना किया, जबकि श्री स्मिथ तो वैसे भी रोज रोज ऐसा करते रहे, इसलिए उनके रवैये को लोग सामान्य समझेंगे। परिणाम स्वरूप समाज और वह खुद भी श्री ब्राउन को ज़्यादा दोषी ठहराएंगे। यह उदाहरण दिखाता है कि जब कोई असामान्य नियम विरोधी काम करे और वह गलत साबित हो तो पछतावा और सामाजिक आलोचना दोनों तीव्र हो जाते हैं। इस डर से लोग अक्सर सुरक्षित नियमित विकल्प ही चुनते हैं ताकि भविष्य में पछतावे का बोझ न उठाना पड़े। कैनेमन सलाह देते हैं कि पूर्णतः पछताव से मुक्त होना मुश्किल है, पर इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। जब कोई निर्णय गलत हो जाए तो स्वयं को याद दिलाए कि आपने उस क्षण उपलब्ध जानकारी में सर्वोत्तम विकल्प चुना था और संभावित पछतावे की आशंका भी आपने पहले से जानी थी। यह दृष्टिकोण आत्मालोचना को कम करता है और आगे बढ़ने में मददगार होता है। अध्याय 17 2 में अनुभूत करने वाला और याद रखने वाला कैनेमन बताते हैं कि हमारे भीतर दो मैं मौजूद है। अनुभव करने वाला मैं एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो वर्तमान में क्षण दर कण अनुभवों को महसूस करता है। याद रखने वाला मैं रिमेंबरिंग सेल्फ, जो उन अनुभवों को स्मृति में संचित कर उन्हें एक कथा के रूप में पेश करता है। ये दोनों मैं अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जब हमें अपने जीवन के बारे में पूछा जाता है तो हम ज़्यादातर याद रखने वाले मैं के दृष्टिकोण से बात करते हैं,
जो पिक एंड एंड नियम पीक एंड रूल के अनुसार अनुभव का मूल्यांकन करता है। इस नियम के तहत हम यादों में केवल अनुभव की चरम, सबसे तीव्र सुख, दुख और अंत के क्षणों को ज्यादा अहमियत देते हैं और बाकी की लंबाई या निरंतरता को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रयोग: प्रतिभागियों ने अपनी उंगली को 0 सेकंड तक चाता रगड़ासफिया के ठंडे पानी में डुबाया, दुखद अनुभव। फिर दूसरा अनुभव था कोशिम सेकंड पानी में, जहां पहली 66 सेकंड 14 डिग्री सेल्सियस पर और बाकी 30 सेकंड 14 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा कम पीड़ा पर बीता। चौंकाने वाली बात यह कि अधिकांश प्रतिभागियों ने दूसरा लंबा अनुभव ही दोहराने का विकल्प चुना, यद्यपि वो कुल मिलाकर और दर्दनाक था। यह इसलिए हुआ क्योंकि याद रखने वाला मैंने अंत में दर्द में थोड़ी राहत को प्राथमिकता दी और कुल अवधि की उपेक्षा कर दी, जबकि अनुभव करने वाला मैं प्रतिकूल समय को अनुभव कर रहा था, पर निर्णय लेते समय उसकी आवाज़ दब सी गई। इस अंतर को समझने से हमें अपने और दूसरों के व्यवहार में छिपी विसंगतियां दिखती है। जब भी कोई अनुभव हमें बुरा या अच्छा लगता है, हमें पूछना चाहिए, क्या मैंने केवल चरम और अंत को ही आधार बनाया है, और क्या अनुभव की कुल अवधि को मैं अनदेखा कर रहा हूँ। ये आत्मनिरीक्षण हमारी संतुष्टि और भविष्य के चुनावों हाँ को बेहतर बना सकता है। अध्याय जिताना स्मृति और अनुभव दो में के इस संघर्ष को और स्पष्ट करने के लिए कैनेमन और सहकर्मियों ने एक रोचक शास्त्रीय प्रयोग किया। पहला अनुभव: हाथ को जिससे कैंट तक चाता ग्रेजुएशंस पानी में डुबोए, लगातार तीव्र शीत पीड़ा। दूसरा अनुभव: हाथ को 90 सेकंड तक डुबोए, पहले जिससे सेकंड चाता ग्रेजुएशे, फिर 30 सेकंड शाता ग्रेजुएशे पर, जिससे अंत में दर्द कुछ कम होता है। प्रतिभागियों को पूछा गया कि वे किस अनुभव को दोहराना चाहेंगे। ज़्यादातर ने लंबा अनुभव चुना क्योंकि उनकी स्मृति में अंतिम राहत ने कुल पीड़ा को कमतर बना दिया था। यह अवधि उपेक्षा, ड्यूरेशन निग्लेक्ट कहलाता है। हमारी यादें अक्सर अनुभव की कुल लंबाई को नज़रअंदाज करके केवल चरम और अंतिम क्षणों पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे पता चलता है कि हमारे अनुभव एक्सपीरियंस और हमारी स्मृति मेमोरी दो बिल्कुल अलग मापदंडों पर काम करती है। जब हम जीवन से संतुष्टि के बारे में निर्णय लेते हैं, तो हमें अपने स्मृति में की प्राथमिकताओं को समझना होगा और यह सावधानी रखनी होगी कि वो पूरे अनुभव को गलत तरीके से प्रतिबिंबित ना करे। अध्याय जीटीस निष्कर्ष: कुल मिलाकर कैनेमन का संदेश है कि हमारा तत्कालिक सहज सिस्टम 1 और विचारशील सिस्टम 2 सोचने का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है। हमारी अनुभूति में और स्मृति में के बीच भी द्वंद्व रहता है।